तैयारी के लिए कोचिंग की बात करूं तो कम से कम 2 से 3 लाख रुपया तो कोचिंग के लिए चाहिए। अब वो कहीं से अरेंज करके कोचिंग ले भी ले और बच्चा काबिल है, कॉम्पिटेंट है और वो एग्ज़ाम पास कर लेता है, अब उसको इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, लॉ में, मैनेजमेंट में उसको एडमिशन ऑफर होता है, तो एक डिग्री कंप्लीट करने का 5 साल का और 4 साल का कोर्स पूरा करने के लिए न्यूनतम उसको 15 से 20 लाख रुपया चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों में तो 98 और 99% ऐसे लोग हैं, माइनॉरिटीज़ में भी, जो लोग ये हायर एजुकेशन का, ये जो टेक्निकल एजुकेशन का डिग्री कंप्लीट करने के लिए जो चाहिए 15-20 लाख रुपया, वो उनके पास है ही नहीं। पैसे के अभाव में इन वर्गों के बच्चे पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर हैं। बहुत से लोग कहते हैं आप जहाँ भी जाते हो पूरे देश में यही बात करते हो, तो भैया मुझे बता दो ये बात मैं क्यों ना करूँ? क्या ये जो समस्या मैं सामने रख रहा हूँ, क्या इसका समाधान हो गया? अगर समाधान नहीं हुआ तो जब तक समाधान हो नहीं जाता, जब तक सत्ता से, सरकारों से समाधान करवा नहीं लेते, तब तक ये बात पूरे देश में बार बार मैं बोलता रहूँगा और तब तक बोलता रहूँगा जब तक अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग और अन्य जाति के भी जो गरीब लोग हैं, जो हायर एजुकेशन का खर्चा उठाने में सक्षम नहीं है, जब तक ऐसे गरीब बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम सरकारें ना कर दें, तब तक मैं लगातार बोलता रहूँगा, पूरे देश में जाकर लोगों को जागरूक करता रहूँगा। ये मेरा संकल्प है। अब कुछ लोग कहते हैं कि भैया ये जो अभी जजमेंट आया 1 अगस्त 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, कि भाई कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब उन्होंने सारी सरकारी नौकरियाँ ही ख़त्म कर दी हैं, तो फिर ये जजमेंट से निकलने वाला क्या है? मैं एक डाटा आपको बताऊंगा, आप चौंक जाएंगे। 2001 में भारत सरकार की जितनी नौकरियां हुआ करती थी, उनमें से 70% सरकारी नौकरियां खत्म हो चुकी हैं 2021 आते आते। अब तो 24 चल रहा है, तो 70% नौकरियां तो वो पहले ही ख़त्म कर चुके, क्योंकि उन्होंने इंडियन रेलवे ज़्यादातर बेच दिया। पहले कभी कभी कई साल में कोई रेलवे एक्सीडेंट सुनने को मिलता था, लेकिन अब तो हर दूसरे तीसरे दिन रेल एक्सीडेंट या पटरी से ट्रेन उतर गई, हर दूसरे तीसरे दिन मिलता है। पहले एक रेल एक्सीडेंट होने पर रेलवे मंत्री इस्तीफा दे दिया करते थे, और आज इतने सारे रेलवे के एक्सीडेंट हो गए, गाड़ी पटरी से उतर गई, कहीं कुछ हो गया, और रेलवे के मंत्री को शर्म भी नहीं आती इस्तीफा देने, तो बहुत दूर की बात है। इन्होंने बैंक ज़्यादातर प्राइवेटाइज कर दिए, इंश्योरेंस कंपनियां ज़्यादातर प्राइवेटाइज कर दी, एक एक करके इन्होंने पेट्रोलियम कंपनियां, गैस कंपनियां, आईटीडीसी के होटल, बाल्को, नाल्को, यानी सब कुछ तो धीरे धीरे प्राइवेटाइज कर दिया। जब प्राइवेटाइज हो गया, नौकरी तो बची नहीं है, और जो बची है उसमें भी मैं एक बड़ा चमत्कारिक आपको आंकड़ा बताता हूँ। मैं हरियाणा का आपको वो देता हूँ एग्जाम्पल, उसी से पूरे भारत की तुलना कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मेरे पास डाटा पूरा है, लेकिन एक एक स्टेट का बताऊंगा तो उसमें तो कई घंटे चाहिए, आप भी कहेंगे कि बहुत इतना टाइम नहीं है, हॉल का भी कुछ टाइम होगा खाली करने का, तो मैं केवल एक स्टेट से पूरे देश की तस्वीर सामने रखूँगा। हरियाणा के अंदर अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो है वो लगभग 68 लाख है। 68 लाख के आसपास हरियाणा की टोटल अनुसूचित जाति की जनसंख्या है, और अनुसूचित जाति की 78 जातियां हैं। अब ये जो उपवर्गीकरण की बात कर रहे हैं, अगर मान लो 2 वर्ग बना दिए, 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ, अब 2 वर्ग बना दिए, एक में मान लो 25 जाति डाल दी और एक में 53 जाति डाल दी, तो पहले तो जो प्रेजेंट का डाटा वो सुन लीजिए ताकि आपको पता लगे। हरियाणा में ए ग्रुप की नौकरी के अंदर 78 जाति में से 17 जाति ऐसी हैं, 17 जातियों अगर वो फीस तो बढ़ाती जा रही है पढ़ाई की, उनकी पढ़ाई का इंतजाम कर नहीं रहे, पैसे का इंतजाम कर नहीं रहे कि वो बच्चे डिग्री ले पाए, और फिर आप कह रहे हो कि भाई कुछ जातियां पिछड़ गई जिनको हक नहीं मिला। हम उपवर्गीकरण इसलिए कर रहे हैं ताकि जिनको नहीं मिला उनको मिल जाए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर वो बच्चा उस तरह की जो रिक्विजिट क्वालिफिकेशन है किसी पर्टिकुलर पोस्ट की,
अगर उस क्वालिफिकेशन को वो अर्जित ही नहीं कर पाता तो वो बच्चा उस एग्जाम में बैठेगा कैसे? और बैठ भी जाए, मान लो कहीं से खर्च करके उसने क्वालिफिकेशन लेके वो उसने अर्जित कर ली, एग्जाम में भी बैठ गया। अब एग्जाम में तो कोई जाति देख के एग्जाम पास करेगा नहीं, उसमें तो रिटन एग्जाम पास करना पड़ेगा। और ऊपर से अगर 2 वर्गों में बांट दिया और एक वर्ग में 23 जाति होगी, एक में 55 हो गई, तो वैकेंसी एक है तो कोई एक ही तो निकलेगा। उपवर्गीकरण होने के बाद भी उस वर्ग में से कोई एक ही तो निकलेगा, बाकी जाति तो फिर भी वंचित रह गई। इसका मतलब सरकारों की नीयत उनको हक देने की नहीं है, बल्कि उनको आपस में लड़वाने की है। और एक और मजेदार डाटा बताता हूँ भारत सरकार का। भारत सरकार की नौकरियों में जो स्वीपर की नौकरी है, सफाई का काम करने वाले स्वीपर की नौकरी है, वो नौकरी 2001 में जितनी थी वो घट के 60% कम हो गई, 40% बची है। और उस 40% नौकरियों में लगभग 14,000 अनुसूचित जाति के सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी के लगभग 18,000 सफाई कर्मचारी हैं। 18,000 जनरल कैटेगरी के सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन सफाई का काम वो 18,000 नहीं करते जो जनरल कैटेगरी के हैं। सफाई का काम तो 14,000 अनुसूचित जाति के सफाई कर्मचारी की पोस्ट पर वो करते हैं। यानी कि अगर टोटल पोस्ट सफाई कर्मचारी की सारी जोड़ के अगर मान लो 39,000 है, तो 39,000 लोगों का काम 14,000 लोग कर रहे हैं। क्योंकि जो अनुसूचित जाति के हैं और वो सफाई कर्मचारी की पोस्ट पे वो तो सफाई का काम कर रहे हैं, लेकिन जो पिछड़े वर्गों के या जनरल कैटेगरी के लोग जो सफाई कर्मचारी की पोस्ट पे है वो सफाई का काम नहीं करते, वो ऑफिस में बैठते हैं, वो मैसेंजर का या जो पियोन वाला काम करते हैं। तो इसलिए पहले तो ये समझना पड़ेगा हकमारी कर कौन रहा है। सच्चाई तो ये जो सत्ता के अंदर जातिवादी मनोवादी सोच वाले लोग बैठे हैं, वो लोग बहुजन समाज के लोगों को न्याय देना नहीं चाहते। ये बात सबको समझ आ जानी चाहिए। और जब तक ये कॉलेजियम सिस्टम है तब तक सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के जज बनने का रास्ता कॉलेजियम से जाता है। कॉलेजियम में हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है, तो हमारे लोग जब तक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जज नहीं बनेंगे तब तक हमारे लोगों को न्यायालयों से भी न्याय की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि जजों में भी जुडिशियस कैरेक्टर वाले जजों की संख्या कम है। और एक मजे की बात देखिए, जब मैंने रिजाइन किया आम आदमी पार्टी से और मैंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं आपको तो अपनी पार्टी में आना चाहिए था। अब सवाल ये अपनी पार्टी कौन सी है भाई? ये जो मुद्दे लिखे हुए हैं, जो इन मुद्दों को हल करने की बात करेगा वो अपना, और जो इन मुद्दों पर चुप्पी साध लेगा वो पराया। सिंपल सी बात है, जाति जनगणना करवानी है, SC ST OBC माइनॉरिटीज को उनका हक दिलवाना है। जो भी देश का नेता इन मुद्दों को हल करने की बात करेगा हम उसके साथ हैं। अगर आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं जाति जनगणना करवा के छोड़ूंगा, संविधान की रक्षा करना मेरी प्राथमिक जिम्मेदारी है, अगर वो कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों के अंदर, मीडिया के अंदर या तमाम अन्य जो क्षेत्र है उसमें SC ST OBC को प्रतिनिधित्व नहीं मिला, ये न्याय मिलना चाहिए, जिसकी जितनी संख्या उतना उसका हिस्सा मिलना चाहिए, अगर वो हमारी बात तो कर रहे हैं, जिन मुद्दों के लिए फूले, साहू, अंबेडकर, पेरियार, जगदेव बाबू कुशवाहा, कर्पूरी ठाकुर, वर्मा जी, नरेश सिंह यादव जी, मानवर कांसीराम साहब, लालू यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, जिन मुद्दों के लिए लड़ती रही, लेकिन वो मुद्दे आज सोल्व नहीं हो रहे हैं। और अगर मान लो राहुल गांधी कह रहे हैं हम इन मुद्दों को सोल्व करेंगे, तो भाई हमारा मकसद विचारधारा का है, हमें किसी व्यक्ति किसी नेता से लेना देना कुछ नहीं है, हमें बहुजन समाज की हिस्सेदारी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। और अगर जो भी कोई, चाहे वो हमारे समाज का नेता क्यों ना हो, जो समाज में फूट डालने की बात करेगा, जो हमारे मुद्दों पे चुप्पी साध लेगा, हमारे ऊपर होने वाले उत्पीड़न पे चुप रह जाएगा, वो हमारा नहीं है। लेकिन जो हमारे मुद्दों को सॉल्व करने के लिए रोड पर संघर्ष करता नजर आएगा,
वो हमारा है, हम उसके हैं, हम उसके साथ मिलके अपने बहुजन समाज के मुद्दों को सोल्व कराएंगे, उनको जनसंख्या के हिसाब से हिस्सा दिलवाएंगे। इसी के लिए हमारी लड़ाई है और हम पूरे साहू अम्बेडकर पेरियार माननीय कांशीराम साहब की विचारधारा के लिए जो कुछ करना पड़ेगा करेंगे। यहाँ तक कि अगर जान की कुर्बानी देनी पड़ी तो हम वो भी देंगे। आज सबने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत ध्यानपूर्वक सुना, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।